हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी चैप्टर 1 क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड के कुछ मुख्य बिंदु और क्वेश्चन आंसर्स में शेयर करूंगा। तो आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मुख्य बिंदु की अगर हम बात करते हैं, एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एक स्प्रेडशीट मूलतः रो और कॉलमों की एक मैट्रिक्स होती है। एक्सेल प्रारंभिक रूप से संख्यात्मक परिकलन के लिए है, जबकि वर्ड एक शब्द संसाधक या प्रोसेसर होता है। एक्सेल का प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी और जटिल गणितीय परिकलन करना होता है। एक्सेल एक वर्कबुक होती है, इसमें एक या एक से अधिक वर्कशीटें हो सकती है। एक एक्सेल वर्कशीट एकल या सिंगल स्प्रेडशीट है जो रो संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट और कॉलमों अक्षर द्वारा निर्दिष्ट की मैट्रिक्स होती है। सॉर्ट यानी कि क्रमवार लगाना एक सामान्य स्प्रेडशीट कार्य है जिसमें आप आसानी से अपने डेटा को आरोही और अवरोही क्रमों में लगा सकते हैं। आप डेटा को फिल्टर अलग करना करके केवल उन्हीं रो को प्रदर्शित कर सकते हैं जो आपके द्वारा निर्दिष्ट किए गए मापदंड से मेल खाती है, और उन रो को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं जिन्हें आप प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। हेडर जानकारी का वो भाग है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के ऊपर प्रिंट किया जाता है, और फुटर जानकारी का वो भाग है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के नीचे प्रिंट किया जाता है। आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स के प्रिंट रेंज अनुभाग में उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करके पेजों की एक श्रेणी को प्रिंट कर सकते हैं। आप 3 प्रकार का डेटा एक्सेल में दर्ज कर सकते हैं: टेक्स्ट का, संख्याओं का और फॉर्मूला सूत्रों का। एक्सेल दिनांकों, महीनों और अन्य स्थापित गैर संख्यात्मक डेटा के पैटर्न को स्वतः भर या ऑटोफिल कर देता है। एक्सेल की फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो कि आपको तेज़ी से अपने वर्कशीट की सामग्री में को बदलने में देता है। किसी वर्कशीट में टेक्स्ट या मानों की स्थिति जानने और वैकल्पिक प्रतिस्थापित करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किया जाता है। फाइंड और रिप्लेस एक ऐसा टूल है जिसमें आप एक टेक्स्ट को बहुत बड़ी फाइल में भी कितने भी प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, कितने भी टेक्स्ट को। वर्कशीट में किसी विशिष्ट सेल पर जाने के लिए आप गो टू कमांड का उपयोग कर सकते हैं। स्प्लिट पेन और फ्रीज पेन के माध्यम से आप एक वर्कशीट के हेडर्स को होल्ड कर सकते हैं ताकि वे स्प्रेडशीट में स्क्रॉल करने के दौरान हमेशा दिखाई दे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसमें हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ की। एक सुविधा फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के साथ डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, यानी कि तो इसमें हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फिल्टरिंग में। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग कहते हैं। जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 शीट होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से सच नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक पर लागू कर सकते हैं। ये जो है ये शर्त सही नहीं है। निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर नाम का एक टूल होता है, इसके द्वारा हम किसी टूल फॉर्मेटिंग को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सभी फॉर्मूलों को जो है एक सिंबल इक्वल जो होता है इसमें आंसर नंबर का उसके साथ शुरू किया जाता है। जो कुंजी आप वर्तनी या स्पेलिंग की जांच करने के लिए करते हैं वो हम बात करेंगे उसकी, वो F7 की हो। आपने MCQ देखे। अब MCQ को एक फिल्टरिंग में हमने देख लिया। पहले का आंसर फिल्टर था, दूसरे का सॉर्टिंग था, तीसरे में 3 शीट थी, चौथे में बोल्ड देखने के लिए, पाँचवें में फॉर्मेट पेंटर था, छठे में इक्वल था और सातवें में। अब इसके कुछ अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि क्या MS वर्ड में उन्नत स्वरूपण सुविधाएं, एडवांस फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज़ होती है? तो बिल्कुल सही बात है, MS वर्ड में ये सारी सुविधाएं होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल किसी वर्कबुक में कितनी शीट प्रदान करता है? तो एक्सेल वर्कबुक में 3 शीट प्रदान करता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3।
किस कमांड का उपयोग वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है? कंट्रोल एस नाम का एक कमांड होता है जो वर्कबुक में को सहेजने के लिए किया जाता है। और अगर किसी ऑलरेडी जो वर्कबुक सेव है उसका नाम चेंज करना हो तो उसे सेव एज कमांड से चेंज किया जा सकता है, उसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है। नेविगेशन बटन एक्सेल के जो सबसे निचला पार्ट होता है उसमें उस कोने में प्रस्तुत होते हैं। हेडर और फुटर केवल पेज लेआउट, व्यू और प्रिंट पेजों में प्रदर्शित हैं होते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट और मान प्रविष्टियाँ सेल में किस ओर संरेखित अलाइन होती है? तो सेल के दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आरेखित होती है। गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? F5 कमांड का प्रयोग गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कौन सा बटन वर्कशीट में टेक्स्ट प्रविष्टियों की वर्तनीय स्पेलिंग की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? F7 नाम का जो F7 की होती है फंक्शन की, उसके द्वारा हम स्पेलिंग एरर को चेक कर सकते हैं। एक्सेल में आप रो कॉलम को हाइड या छुपाना चाहते हैं तो क्या कॉलम और रो को छुपाने में अपनी वर्कबुक में अवांछित परिवर्तन रोकने में मदद मिलती है? यानी कि हम एक्सेल से जो कॉलम हमको प्रिंट नहीं करना, जो रो हमको नहीं देखनी या नहीं, उसको हम हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अब इसके बाद लघुरत्नात्मक प्रश्न आएंगे आपके से पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। एक स्प्रेडशीट मूलतः रो और कॉलमों की एक मैट्रिक्स होती है। डाटा को प्रविष्ट करने, संपादित करने, विश्लेषित करने और संग्रहित करने में स्प्रेडशीट बहुत उपयोगी होती है। एमएस वर्ड की एमएस एक्सेल के साथ तुलना कीजिए। तो एमएस वर्ड तो मेनली एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जाता है, और एमएस एक्सेल के जो है वो एक तरह का कैलकुलेशन या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे हम डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट को परिभाषित करो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्कबुक तो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, यानी बहुत सारी वर्कशीटों का समूह क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। और वर्कशीट क्या कहलाती है? रो और कॉलम का जो कलेक्शन होता है, जहाँ पर रो और कॉलम बहुत सारी से मिलकर बनी होती है। तो एक एक्सेल वर्कशीट जो होती है उसमें रो और कॉलमों का की मैट्रिक्स होती है, तो उसको मिलाने वाले एरिया को हम सेल कहते हैं। सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल में लेबलिंग से क्या समझते हैं? लेबल का मतलब होता है कॉलम, यानी कि जो आपका कॉलम है उसकी हेडिंग देना। हेडिंग का जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, क्लास, डीओबी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ये सारे क्या लेबल्स हैं, यानी कि इसके कॉलम्स है। एक्सेल में आप एक नई शीट कैसे जोड़ सकते हैं? एक्सेल में एक नई शीट को जोड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करेंगे, जहाँ प्लस का सिंबल होता है शीट के बाद, उस पर क्लिक करने के बाद एक्सेल की शीट आ जाती है। या फिर आप उस वर्कशीट टैब पर दायां क्लिक करेंगे, से राइट क्लिक करेंगे और एक नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं तो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे इंसर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पर, और वहाँ से वो शीट आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम फीचर बता देते हैं। उस वर्कशीट टैब का चयन करेंगे, इसके पहले आप एक नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं, होम टैब का चयन करेंगे, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे। एमएस एक्सेल में नेविगेशन कुंजियाँ क्या होती है? नेविगेशन कुंजी क्या होती है? जैसे कि बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, अब चारों ओर नेविगेट करना मुश्किल होता है, तो जैसे कि फर्स्ट और लास्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये 4 नेविगेशन की होती है। ठीक है, आपने देखा होगा टॉप बॉटम साइड पे जहाँ पर स्क्रॉल बार होता है उसके नीचे शीट के पास आ जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ प्ले बटन की तरह रिवर्स साइड में, तो उनके द्वारा हम इसको नेविगेशन करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी है, जैसे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो वर्कबुक में अगली शीट पर ले जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप वर्कबुक में पिछले शीट पर ले जाएगा। कंट्रोल प्लस F6 दबाएंगे तो अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा। कंट्रोल प्लस शीट प्लस F6 दबाएंगे तो पिछली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा। F6 ही दबाएंगे तो एक वर्कशीट जो कि विभाजित की गई है उसके अगले या पिछले वर्कशीट पेन पर ले जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। एक्सेल में मर्ज और स्प्लिट को समझाइए। तो मर्ज तो क्या होता है कि किसी भी 2 या 3 सेलों को सेलेक्ट कर मर्ज कर देना, यानी कि 3-4 सेलों का या 2 सेलों का एक सेल बनाना मर्ज कहलाता है। स्प्लिट एक सेल को अलग अलग सेल में डिवाइड करना, स्प्लिट करना होता है। तो क्या हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक सेलों में टेक्स्ट को एक सेल में मर्ज या संयोजित करना मर्ज है। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहला अगर हम बात करें तो मर्ज करना चाहते हो तो सबसे पहले होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जाए, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ 4 विकल्प आपको मिलेंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल। तो उपयुक्त विकल्प को क्लिक करेंगे जिसको आप चाहते हैं। ठीक है,
सेल को अगर स्प्लिट करना है तो सेलों को मर्ज करने के बाद आप मर्ज किए गए सेल को अलग अलग सेलों में विभाजित कर सकते हैं। आप किसी मर्ज न किए गए अनमर्ज सेल को विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि जो सेल मर्ज नहीं है उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन जो सेल मर्ज है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप जिन्हें विभाजित करना चाहते हैं उन सेलों का चयन करेंगे, होम टेप के अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे, अनमर्ज सेल्स विकल्प को क्लिक करेंगे। एक्सेल में हेडर्स और फुटर्स बनाने के लिए चरणों को समझाइए। एक्सेल में हेडर और फुटर के टेक्स्ट को जोड़ने या परिवर्तित करने के लिए आपको उस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे इसमें आप हेडर और फुटर जोड़ना चाहते हैं, या जिसमें भी हेडर और फुटर हो उसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं। इंसर्ट टेब पर टेक्स्ट ग्रुप में हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे। एक्सेल पेज लेआउट व्यू में वर्कशीट प्रदर्शित करेंगे, और हम इस व्यू को प्रदर्शित करने के लिए स्टेटस बार पर पेज लेआउट व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और निम्न में से कोई एक कार्य करेंगे। हेडर या फुटर जोड़ने के लिए वर्कशीट पेज में शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं, मध्य या दाएं हेडर या फुटर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। हेडर या फुटर परिवर्तित करने के लिए वर्कशीट पेज के शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं, मध्य या दाएं हेडर या फुटर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे जिसमें हेडर या फुटर, उसके बाद उस टेक्स्ट का चयन करेंगे जिसमें परिवर्तित किया जाना है और इच्छित टेक्स्ट लिख देंगे। शॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं? एक्सेल में शॉर्ट करने के चरणों को समझाइए। तो शॉर्टिंग क्या होता है कि किसी भी जो हमारे एक्सेल फाइल है उसमें जो डेटा है उन डेटा को उसकी लेबल के माध्यम से आरोही और अवरोही यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में करना शॉर्टिंग कहलाता है। तो शॉर्ट मतलब क्रमवार लगाना एक सामान्य स्प्रेडशीट कार्य है जिसे हम आसानी से अपने डेटा को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। शॉर्ट का सबसे आम प्रकार का वर्णाक्रम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसे हम आरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग बोल सकते हैं। इसको करने के लिए निम्न चरण है। इच्छित कॉलम या सेल का चयन करेंगे, इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं। होम टेक के एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट या फिल्टर कमांड पर क्लिक करेंगे और उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। एक्सेल में फार्मूलों का उपयोग करने के क्या लाभ है? यानी फार्मूला जो इक्वल से शुरू होता है उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, सम कर सकते हैं, समरेशन कर सकते हैं। तो प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ विशेषता होती है जो उन्हें अपने कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए अनुकूल होती है। तो एक्सेल में भी फार्मूला को सशर्त कंडीशन की गणना करने की क्षमता होती है। इसमें सभी प्रवेश किए गए डाटा का योग, उनका औसत और भी अधिक जटिल समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। हेडर और फुटर पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या होगी? हेडर्स और फुटर एक दस्तावेज की पहचान करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए हेडर शीर्षलेख और फुटर्स पारलेख उपयोगी हो सकते हैं। हेडर जानकारी का वो भाग है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के ऊपर से प्रिंट किया जाता है, और फुटर जानकारी का वो भाग है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के नीचे प्रिंट किया जाता है। गो टू कमांड क्या है? गो टू कमांड वर्कशीट में किसी विशिष्ट सेल पर जाने के लिए हम गो टू कमांड का उपयोग कर सकते हैं। रेंजों के बीच में जाने के लिए गो टू कमांड उपयोगी है। गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप F5 का उपयोग कर सकते हैं। गो टू कमांड का उपयोग निम्न अनुसार कर सकते हैं। वर्कशीट में किसी सेल पर क्लिक करेंगे, होम टेब पर एडिटिंग ग्रुप में गो टू क्लिक करेंगे या F5 को प्रेस कर देंगे। गो टू स्क्रॉल बॉक्स में कोई रेंज के नाम का चयन करेंगे या डिफरेंस टेक्स्ट बॉक्स में सेल लोकेशन लिखेंगे। उन्नत विकल्पों पर जाने के लिए स्पेशल क्लिक करेंगे और उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसमें निबंधात्मक प्रश्न है जो कि जानकारी यहाँ नहीं दी सकती। बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एक्सेल में जानकारी प्रविष्ट करने को विस्तार से समझाइए। तो जानकारी जो होती है, एडिटिंग जो होती है, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आप टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में और फॉर्मूला के सहयोग से कर सकते हैं। एनालाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, गुणा भाग करना, ये सारा काम कौन करता है? एक्सेल करता है। एक्सेल को प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये 4 स्टेप फॉलो करनी होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं? वर्कबुक के लिए ट्रैकिंग चालू करने के लिए चरणों को, तो हर बार जब आप किसी वर्कबुक को सहेजते हैं और वर्कबुक में जब परिवर्तन करते हैं तो उनको लॉक करने के लिए ट्रैक चेंज का उपयोग कर सकते हैं। यह परिवर्तन इतिहास डेटा वर्कबुक में किए गए किसी भी परिवर्तन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद हम उन परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। ये सारी इसकी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। देख लीजिए, रिव्यू टैब है, फिर एडिटिंग टैब है, फिर एडवांस टैब है, उसके बाद ट्रैक चेंज है, फिर आप उसको क्लिक करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। किसी भी सुविधा एक शक्तिशाली टूल है जो कि आपको तेज़ी से वर्कशीट में सामग्री को बदलने देता है। किसी वर्कशीट में टेक्स्ट या मानों की स्थिति जानने और प्रतिस्थापित करने के लिए फाइंड और रिप्लेस का उपयोग करेंगे। किसी वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं फाइंड और रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ होगा Ctrl+H नाम की एक की होती है, इसे आप प्रेस करेंगे, डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आ जाएगा। जिस टेक्स्ट को आपको करना है वो फाइंड में लिखेंगे और जिसको रिप्लेस करना है उस जिस टेक्स्ट की जगह आपको जो टेक्स्ट लिखना है, तो पहले आप जिस टेक्स्ट की जगह लिखना है उस टेक्स्ट को फाइंड बॉक्स में लिखेंगे और
रिप्लेस बुक में वो टेक्स्ट लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है। ठीक है, ये सारी स्टेप्स हैं जो आपको करनी है। वर्कशीट में सेल और रो कॉलम को इंसर्ट करने के चरणों को समझाइए। तो होम टैब से आप ये सारा काम कर सकते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स पर, और ये वर्कशीट में जो है सारे के सारे ये आप लिख सकते हैं इन कॉलम्स को अपने अपने। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और प्लीज़ सपोर्ट करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। हेडर्स और फुटर्स के मार्जिन को भी हम सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट व्यू पर जाके प्रिंट बटन का चेंज करेंगे और प्रिंट व्यू पर क्लिक करके वहाँ पर हम उसका हेडर्स और फुटर का पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद फ़िल्टर और शॉर्ट ऑब्जर्वेशन को विस्तार से समझाइए। तो शॉर्ट तो आपको पता ही कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना शॉर्टिंग कहलाता है। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक में जो अल्फ़ाबेटिकली की बात करेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, और अगर नंबर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दो कैटेगरी होती है। लेकिन जो आपका फ़िल्टर है, फ़िल्टर क्या होता है कि जब हम शॉर्टिंग करते हैं तो वो पूरे कॉलम को नहीं लेता है, लेकिन जब फ़िल्टर करते हैं तो सारे जो डेटा है, जितने भी जो लेबल्स हैं कॉलम, उन सब के साथ वो शॉर्टिंग करता है। तो डेटा का मिसमैच होना का काम नहीं रह जाता फ़िल्टर करने से। शॉर्टिंग में डेटा मिसमैच हो सकता है, बट फ़िल्टरिंग में डेटा मिसमैच किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। एक्सेल में फार्मूला का चेंज करने के लिए हम इक्वल का प्रयोग करते हैं स्टार्ट करने के लिए। उसके द्वारा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस वे खास फार्मूले होते हैं जिसमें हमारे लिए पहले से ही गणनाएँ की गई है, हमें केवल उसका यूज़ करना होता है फंक्शंस का। स्प्लिट पेन्स और फ्रिजिंग पेन्स के द्वारा रो और कॉलम को लॉक करना समझिए। तो फ्रिजिंग पेन में तो क्या होता है कि जब आप किसी भी आपके पास रिकॉर्ड बहुत सारे हैं और आपको लेबल जो उनके लेबल दिखते रहने और उस रिकॉर्ड स्क्रॉल होते रहते हैं, तो हम उसे फ्रिज कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या लेबल एक स्टेबल हो जाता है और रिकॉर्ड्स स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, ताकि वे जो दिखाई देते रहते हैं। अगर हम स्प्लिट पेन की बात करें तो स्प्लिट में क्या होता है कि यहाँ पर जो देखो हम बताएं कि अपने डेटा में स्क्रॉल करने के दौरान कॉलम और रोड्स एक ही जगह स्थिर करते हैं। तो यदि आपने स्प्रेडशीट की पहली रो हेडर्स है उसको स्थिर कर दिया तो निश्चित करने के लिए स्प्रेडशीट नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो डेटा वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन रो स्थिर है और रो को स्थिर करने के लिए फिर टॉप रो पर क्लिक करेंगे केवल एक कॉलम स्थिर करने के लिए, फिर फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे एक से अधिक पर करने के लिए। ये सारी स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मैंने स्प्लिट वाला नहीं बताया, एक मिनट। तो स्प्लिट पेन्स और फ्रीजिंग पेन्स, तो स्प्लिट पेन और फ्रीजिंग पेन में क्या होता है कि स्प्लिट पेन तो चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए काम आता है मेनली। तो कॉलम और शीर्षों को जगह स्थिर कर देते हैं और यहाँ से हम उसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स है, रो के नीचे लेबल पर क्लिक करेंगे, ट्यूब एंड पर क्लिक करेंगे, फ्री स्पेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक से अधिक कॉलम को स्थिर करने के लिए या एक ही समय दोनों रो कॉलम को स्थिर करने के लिए आप फ्री स्पेन पर क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को उस रो के नीचे उन कॉलम की ओर करेंगे, इसे स्थिर करना चाहते हैं। एक से अधिक रो को स्थिर करने के लिए रो के A1 के साथ शुरू करेंगे और अंतिम रो जहाँ स्थिर करना चाहते हैं नीचे की रो का चयन करेंगे, फ्री स्पेन करेंगे। एक से अधिक कॉलम को स्थिर करने के लिए उस कॉलम पर जहाँ पर हम स्थिर करना चाहते हैं उसे कॉलम का चयन करेंगे और फ्री स्पेन पर क्लिक करेंगे। फ्री स्पेन को हटाने के लिए अनफ्रीज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चैप्टर 1 का आपका ये टेक्स्ट जो है एक्सेल का ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है। और अच्छा लगे आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, बुक्स अवेलेबल ना हो तो बुक्स की जगह। ठीक है, टिल नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।